प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग की विवेचना करेंगे। द्विवेदी युग यह वह काल है जो सुधार और नैतिकता की भावना अत्यंत वेगवान रूप में परिलक्षित होती है। भारतों ने जिस राष्ट्रीय भावना का उन्मेष किया था, द्विवेदी काल ने उसका निर्वाह हुआ ही उससे अधिक सामाजिक उत्थान का भाव जागृत हुआ। द्विवेदी काल की रचनाओं और आलोचनाओं में सामाजिक उपयोगिता का जो स्वर सुनाई पड़ता है, वह इसी सामाजिक जागरण का परिणाम था। पुनरुत्थानवादी आवेश में ही अपने देश के वीर पुरुषों और देवियों की गाथा गाने के साथ ही साहित्य में अतीत के महाकवियों की रचनाओं की समीक्षा का सूत्रपात हुआ। दूसरी ओर आधुनिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करने वाली रचनाएं भी समीक्षित होती रही। इस काल की समीक्षा में जो दूसरी बात लक्षित होती है, वह है समीक्षाओं का उग्र और वक्र स्वर। इस उग्र और वक्र स्वर में तत्कालीन आर्य समाजियों का स्वर मिलता है, जहाँ समसामयिक कवियों और लेखकों की कृतियों की सामाजिक उपयोगिता, नैतिकता और हिंदी के शुद्ध स्वास्थ्य की दृष्टि से छानबीन हो रही थी। वहीं पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं को तुलनात्मक और रीति पद्धति से देखा जा रहा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुस्तक समीक्षाओं के माध्यम से आलोचनाओं की दो स्पष्ट पद्धतियां उभर कर सामने आई। शास्त्र निबद्ध काव्य आलोचना की रूढ़ि पद्धति, रीतिवादी प्रवृत्तिमूलक वर्ग तथा कथा समीक्षा की शास्त्र मुक्त पद्धति, उपयोगितावादी प्रवृत्तिमूलक वर्ग। इनके अतिरिक्त आलोचना के नाम पर सैद्धांतिक निबंध और विद्वतापूर्ण शोध निबंध रचना की जो प्रवृत्तियां भारतेंदु युग में दिखाई पड़ती थी, उनका भी सम्यक विकास और प्रसार 20वीं शताब्दी में होता रहा। तात्पर्य यह है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से उन सभी आलोचना पर प्रवृत्तियों का प्रचार प्रसार हुआ जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विरासत में इस युग में आई थी। इस युग में जो प्रमुख युग प्रवर्तक कवि हैं और जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, वे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उनके योगदान को रेखांकित करते हुए हम देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने युग के आलोचकों में सबसे अधिक प्रखर और निर्मल कदाचित स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। साहित्य की गतिविधि के संचालन का भार उन्होंने स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया था, जिसे वे पूर्ण निष्ठा और लगन से आजीवन निभाते रहे। कवियों की अवमानना, व्यंग्य, लानत, मलामत आदि अनेक विधियों से वे कर्तव्य का निर्देश करते रहे। इस भूमिका के निर्वाह में उन्होंने पूर्णतया कड़ाई और जिम्मेदारी का परिचय दिया। परंपरा के दबाव से अधिक अपने युग की आवश्यकताओं का ध्यान रखा। नायिका भेद आदि विषयों पर रचित ग्रंथों के विषय में उन्होंने स्पष्ट लिखा, इन पुस्तकों के बिना साहित्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, उल्टा लाभ होगा। इसके न होने से समाज का कल्याण है। कवि और कविता शीर्षक निबंध में जड़ परंपरा के प्रेमी पुरातन पंथियों को उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा, कविता प्रणाली के बिगड़ जाने पर यदि कोई नई तरह की स्वाभाविक कविता करने लगता है तो लोग उसकी निंदा करते हैं। कुछ कहते हैं ये कविता ही नहीं है, कुछ कहते हैं ये कविता तो छंदो दिवाकर में दिए गए लक्षणों से चित्त है, अतएव ये निर्दोष नहीं है। बात यह है कि जिसे अब तक कविता कहते आए हैं, वही उनकी समझ में कविता है और सब कोरी कांव कांव। इतना ही नहीं, पिंगल के साहित्य शास्त्र विहित नियमों को वे कविता स्वातंत्र्य के मार्ग में बाधक मानते थे। तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवि के विचार स्वातंत्र्य में बड़ी बाधा आती है। पद्य के नियम कवि के लिए एक प्रकार की बेड़ियां हैं। काव्य सर्जन में द्विवेदी जी का मत वस्तुतः सहजता के पक्ष में था। जो साहित्य अपने दृष्टिकोण, अपनी रचना पद्धति में समय की आवश्यकताओं और सामाजिक मर्यादाओं को पूरा नहीं करते हैं, उसे वे साहित्यिक नहीं मानते, चाहे वह उसमें कितनी भी दृढ़ शास्त्रीय रीति नीति का पालन हुआ हो। उन्होंने अपनी समय सजग
आंखों से भली भांति पहचान लिया था कि हिंदी भाषा और साहित्य का कल्याण उसे नवजीवन के निकट लाने से ही संभव है। इसलिए कवि कर्तव्य का निर्देश करते हुए उन्होंने काव्य भाषा के संबंध में कहा है कि बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। काव्य रचना के लिए जिस ब्रज भाषा माधुरी की अवहेलना भारतेंदु प्रयत्न करके भी न कर सके थे, उस पर यह अंतिम और निर्णायक प्रहार था। बोलने की भाषा में काव्य रचना के आग्रह के पीछे द्विवेदी जी की जनवादी दृष्टि की आतुरता रही। इसका परिणाम ये हुआ कि द्विवेदी जी ने जिन कवियों को किसी आदर्श पुरुष के चरित्र का अवलंबन करके एक अच्छा काव्य लिखने का परामर्श देते थे, सदोष होने पर चंद्रकांता संतति का अनुमोदन इसलिए करते थे कि इस उपन्यास के कारण पुरुषों और स्त्रियों में उपन्यास पढ़ने की रुचि उत्पन्न हुई। स्वभावतः उन्होंने कविता की जो कसौटी प्रस्तुत की, उसकी मूल दृष्टि जनतांत्रिक थी। जब बोलचाल की भाषा की कविता को या आजकल के दूसरे पद्यों को साधारण लोग भी पढ़ने लगे तो समझना चाहिए कवि और कविता लोकप्रिय है। आजकल संस्कृत भाषा भरी कविता का रचा जाना और भी अधिक हानिकारक है। द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति की एक सबसे बड़ी विशेषता थी निर्भीकता। जब वे आलोचना करने बैठते थे तो हर मुलाहिजे को उठाकर ताक पर रख देते थे। कालिदास जैसे लब्ध प्रतिष्ठित कवि को परंपरा अनुमोदित प्रशस्तियों से अनांतकित रहकर वे बेखटके उनकी निरंकुशता को उजागर करते रहे। इतना ही नहीं, दोष दर्शन की प्रवृत्ति के समर्थन में उन्होंने परंपरा की साक्ष्य प्रस्तुत की। खंडन मंडन और समालोचना की रीति परंपरा से चली आई है। वस्तुतः द्विवेदी जी के लिए समालोचना का अर्थ ही खंडन मंडन और उसमें भी खंडन ही अधिक था। द्विवेदी जी ने आलोचना पद्धति में जितनी निर्भीक कट्टरता मिलती है, ज्ञानार्जन में उतनी ही अधिक उदार ग्राह्यता। उनकी आलोचना दृष्टि के निर्माण में हिंदी और संस्कृत ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का भी योग था। वे उर्दू, बंगला, मराठी आदि का साहित्य पढ़ते ही नहीं थे। उसमें उन्होंने जो रुचि कर लगता था उसे ग्रहण भी कर लेते थे। इन प्रभावों को खुलेआम स्वीकार भी करते थे और जहाँ अन्य साहित्यों की तुलना में उन्हें हिंदी में कुछ कमी दिखाई पड़ती थी, वहाँ वे ललकार कर हिंदी के लेखकों को चुनौती देते थे। इस मामले में कभी उन्होंने कोई पूर्ववत नहीं बरती। इस बेमुरवत्ती से पैदा होने वाला खरापन उनके बाद दुर्लभ हो गया था। धन्यवाद।